Hello everyone and let's start today's session. इम्पोर्टेंट सेशन है और बहुत आप लोग इसके लिए वेट कर रहे थे कि when we will start announce this session, how to study or how to follow the courses. और मैं हूँ आपकी मेंटर डॉक्टर हिरा. कैन यू पीपल हेयर मी? सुंदर, फातिमा, नगीन, मरियम, किरण, सोबिया. ओके, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं सुन पा रही. प्लीज माइक अनम्यूट कर दें. कोई तो बोलो. नहीं नहीं, बातचीत करते हैं. पहले तो मुझे बताओ कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके क्या हैं. वो भी आंसर कर दूंगी. जो मैंने सोचे हुए हैं तो डेफिनेटली वो तो मैंने आंसर करने ही है. हम्म. ओके, कोई बात नहीं. चलो, तो पहले मुझे सुन लो, फिर इसके बाद अगर कोई तुम लोगों की क्वायरीज हैं तो मुझे बता देना. ठीक है. और ये जेनेरिक सा सेशन है जिसमें लाइक दिस इज फॉर ए स्टूडेंट जिसको डिफिकल्टी पेश हो रही है सिलेबस फॉलो करने में, कोर्स फॉलो करने में. तो मैंने रिगार्डिंग टू दैट जर्नल टिप्स देनी है, क्योंकि आई आई नो टॉपिक्स ज़्यादा हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं. रोज़ ही 3-4 टॉक आर्टिकल्स आ रहे होते हैं. और जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको तो समझ ही नहीं आ रही. तो लेट्स स्टार्ट. मुझे तो मेरी तरफ से तो नहीं हो तुम लोग म्यूट. नहीं नहीं, तुम सब. हाँ, अब आप बोल सकते हो बिल्कुल. मैंने अनम्यूट कर दिया है. जो बोलना चाहता है बोल ले. मरियम बोलो. अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे सुन लो. मुझे सुनने के बाद अगर क्वेरीज बचती हैं तो फिर आप पूछ लीजिएगा. ठीक है. तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मुझे मिले हैं कि वही ज्वाइंड एज अभी हमने ज्वाइन किया है और हमें पता चला है हम तो लाइक O5 में है. O5 से मुराद ये है कि ये फिफ्थ फिफ्थ मॉड्यूल है. और फिर तो इसका मतलब ये है कि हमारे तो रह गए हैं मॉड्यूल O1 से लेके O4 तक. ठीक है. सब मैक्सिमम लोगों की इंक्वायरीज है. आज ही अभी अभी आईएमएम का रिजल्ट आया और आईएमएम के न्यू स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वेट कर रहे होते हैं सीनियर्स पास हो जाएं तो फिर हम ज्वाइन करें. तो वो तो अभी ज्वाइन करेंगे. द मोमेंट दे विल ज्वाइन दे विल सी कि भाई ऑनकोलॉजी चल रहा है. तो दे विल बी स्ट्रेस्ड कि हमने शायद लेट ज्वाइन किया, अब हम हमारा क्या बनेगा, हम कैसे कोप अप करेंगे, कैसे बाकी चीजें करेंगे. हम्म. अच्छा, आप सोबिया को अनम्यूट नहीं हो यार. मेरी तरफ से तो तुम लोग सारे बोल सकते हो. अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स. ओके, यस भी कर. हाँ, मेरी तरफ से तो सब अनम्यूट हो. बोलो. एक तो यही क्वेरी है कि O5 है, स्टार्ट O5 से कर रहे हैं, तो बाकी ये O1 से O4 कौन करेगा और हम कैसे करेंगे, ये क्वेरी है. हम्म. चलो, मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स की क्वायरी है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है. मान लो कि आपने 1 मंथ बिफोर ज्वाइन किया था, 2 मंथ्स बिफोर ज्वाइन किया था, व्हेन वी वर डूइंग O1, या हम पहला मॉड्यूल कर रहे थे. लेकिन आप ड्यू टू सम रीजंस फॉलो नहीं कर पाए कोर्स, और अब आपने सोचा कि अब मैं कोर्स फॉलो करता हूँ, तो फॉलो करती हूँ चलो. तो स्ट्रेस हो रही है, तो ये कैसे होगा, है ना. तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने मॉड्यूलर सिस्टम रखा है. हम स्टार्ट ही लाइक नया जो ग्रुप बैच होता है वो नए टेलीग्राम ग्रुप से करते हैं. मैंने मिक्स ही नहीं की कोई चीज. तो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम O5 तो आपको सिर्फ O5 में सिर्फ ऑनकोलॉजी की चीजें ही नजर आएंगी, टास्क नजर आएंगे. आपका कोई लेना देना नहीं है कवर्ड मॉड्यूल से O1 से लेके O4 तक. ठीक है, आप भूल जाओ कि वो दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं राइट नाउ. आप O5 को फॉर मी मान लो, वो O1 है. नंबर चेंज कर लो. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात है कि एग्जाम में कितना टाइम है, कहाँ खड़े हैं आज की. टाइम क्या है, अगस्त खत्म होने वाला है. चलो खत्म ही हो गया ये तो. सितंबर, अक्टूबर. हाँ, ओनली. हाँ, ये तो अच्छी बात है. 13 ओनली. नवंबर, दिसंबर,
जनवरी भी निकाल दो, चलो जनवरी निकाल देते हैं, मैं तो फिर भी 4 मंथ्स कह रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट यू, इफ वी विल अज्यूम कि हमारे पास 4 मंथ्स भी है ना, और हम O1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी सिलेबस तो हम 3 मंथ्स में कवर कर लेंगे, 1 महीना तो फिर भी बच जाएगा रिवीजन के लिए, ऐसा ही है ना। ये तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? आई एम वेरी सैड, आई रियली वांट टू हियर यू पीपल। कोई एक तो अल्लाह का नाम ले। आयशा, अस्सलाम निदा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। मैम वालेकुम आवाज सलाम। आ रही है? अब बहुत मैम अच्छे इसलिए नहीं से बोल रहे कि कुछ समझ नहीं आ रही कि करेंगे क्या। रिलैक्स, दैट्स व्हाई वी आर हियर ना। आप कोर्स जी ज्वाइन मैम। किस लिए करते हो? कि जिंदगी आसान हो, आपको पता हो एग्जैक्टली कि कौन सी चीजें अपडेट हो गई हैं, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी, हाँ, और कैसे करनी है और कितनी करनी है, और इसमें एग्जाम रेलेवेंट क्या है, इसीलिए बंदा कोर्स ज्वाइन करता है। वरना तो इंडिविजुअली आपने इतने सारे एग्जाम्स पास किए हैं, ये भी कर सकते थे। जी मैम। तो नो वरीज, आप जिस मकसद के लिए आपने ज्वाइन किया है, 100% आपका ये जो एम है, मकसद है, ये पूरा होगा। जस्ट लिसन मी फॉर फ्यू कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है। तो पहली क्वारी ओके तो मैम। ये है पहली क्वारी तो ये है कि O5 पे हैं तो आप इसको O1 ले लो, ठीक है। तो और स्टिल हम अगर अगस्त के एंड से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 4 मंथ्स हैं, रफली 4 मंथ्स हैं। एग्जाम अगर आपका दिसंबर के बाद जब भी हो जाए तो यू विल बी रेडी, इजंट इट। अच्छा, तो व्हाट विल हैपन, अभी हम O5 कर रहे हैं, तो उसके बाद हम O6 करेंगे, फिर हम O7 करेंगे, फिर हम O8 करेंगे, फिर हम O9 करेंगे, फिर हम करेंगे O10। और टोटल आई थिंक आप लोगों ने अपना प्रॉपर प्लानर देख लिया होगा ग्रुप में, O13 तक है, ठीक है। O9, O10, O11, O12, O13, चलो। तो O5 ऑन्कोलॉजी है, और फिर O6 में आ जाएगा आपके पास लेबर के मॉड्यूल्स, मेटरनल मेडिसिन है, लेबर है, पोस्टमार्टम है, अर्ली प्रेगनेंसी है, एंटीनेटल है, फीटल इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। और एंड पे O13 में क्लिनिकल या बायोस्टैट आ जाएगा। सो वंस वी विल बी डूइंग O13, तो मेरे मुताबिक वी विल बी समवेयर ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, या हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होंगे, ठीक है। आपने प्लानर देखा है, मुझे लगता है एंड ऑफ अक्टूबर में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम O13 पे चले जाएंगे। तो अगर आपने O5 से हमें ज्वाइन किया है तो आप O5 से कंटिन्यू रखो। आप हमारे साथ O5 करो, O6 करो, O7 करो, O8 करो, O9 करो, O11 करो, O12 करो, O13 करो। यहाँ पहुंच जाओगे ना, तो यहाँ जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया था, जो कि हार्डली 10 स्टूडेंट्स हैं, हार्डली 10 स्टूडेंट्स, उनकी तो फर्स्ट रीड जो है वो हो जाएगी। व्हाट अबाउट द 90% स्टूडेंट्स, उनकी तो नहीं खत्म हुई, तो वी विल अगेन स्टार्ट O1। हम दोबारा O1 स्टार्ट करेंगे, जैसे O5 स्टार्ट किए, हम दोबारा O2 करेंगे, हम दोबारा O3 करेंगे, हम दोबारा O4 करेंगे। अब ये O4 से मुराद ग्रुप्स है ना, O1 जैसे इनफर्टिलिटी है, O2 जनरल गायनी है, O3 यूरोगाइनी है, O4 यूरोगाइनी, और O4 आई थिंक कॉन्ट्रासेप्शन और इन्फेक्शंस है ना। तो अगर आप सितंबर में ज्वाइन कर रहे हो तो ये चारों मॉड्यूल जो नहीं हुए वो आपके खत्म होंगे जाके नवंबर में या दिसंबर में। तो राइट नो, जो भी जहां से स्टार्ट करता है ऑनवर्ड नो, नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जिसने पहले ज्वाइन किया है उसकी रिवीजन ज्यादा हो गई, उसने O1 जब आप पहली दफा कर रहे हो वो दूसरी दफा कर रहा है। बट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि एक अच्छी सी नाइस रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग आपकी आराम से कवर हो जाए दिसंबर तक। उसके बाद जब भी एग्जाम की डेट आती है, यू आर रेडी। गॉट इट। 3 मंथ्स आर सफिशिएंट टू एक्चुअली कंप्लीट द सिलेबस, लेकिन 3 मंथ्स में सिर्फ फर्स्ट रीड ही होगी। सेकेंड रीड फिर हम कैसे करेंगे? अनदर क्वेश्चन, ये समझ आ गया आपको हाउ टू फॉलो द ग्रुप्स? सोबिया, जी यस मैम मैडम, समझ आ आ गई है। गया। जी ठीक मतलब है। आप पहले के 4 को भूल जाएं, यहाँ से स्टार्ट ले हाँ, और बिल्कुल बस शुरू कर बिल्कुल ले। भूल जाएंगे, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं है। भूलोगे तो आप O5 नहीं कर पाओगे, O1 तो वैसे भी नहीं होगा, O5 ऑन्कोलॉजी भी रह जाएगा। गॉट ठीक इट। है। क्योंकि जी ऑन मैडम। रोज तो 2-3 टॉक आर्टिकल्स, एक GTG, एक नाइस
होती है या एसओजीपी भी आ जाती है। यही हो रहा है ठीक है ना? मैम। जी तो जी। जो काम रोज का है वो ही नहीं हो रहा। हमने 3 मंथ्स में सिर्फ रोज का काम करना है, पिछला काम नहीं करना। पिछला काम करने के लिए रिवीजन है, दिसंबर जनवरी में कर लेंगे। ठीक है। ओके। चलो, अभी एक मसला तो हल हो गया, हाउ टू फॉलो द ग्रुप्स। अगर आज से ज्वाइन किया, क्या कोई O5 से ज्वाइन करता है, उसकी भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट है। जो लास्ट O13 में करेगा उसकी भी एक लास्ट में जो सेकंड रिवीजन होगी वो हम 2 मंथ्स में कर लेंगे, वो भी कर ही लेगा, थोड़ा स्पीड में कर लेगा। तो मॉड्यूलर सिस्टम से आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिलेबस कितना कवर हुआ है, बिकॉज वी विल कंटिन्यू द रिपीटिशन टिल योर एग्जाम डेट, वेदर यू आर ज्वाइनिंग क्रैश कोर्स आर नॉट। जब तक आपका थ्योरी का एग्जाम नहीं होता, थ्योरी में आपकी रिवीजन चलती रहेंगी। ठीक है। द मोमेंट वी विल कंप्लीट 3 मंथ्स एंटायर फर्स्ट रीड, तो फिर आपको रिवीजन प्लान मिल जाएगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम? आगे चलो फिर। सारी गाइडलाइंस पढ़नी है, मीन्स हर टॉपिक की। तथीर, ओ माय गॉड, तथीर ये क्वेश्चन तुम पूछ रही हो? पेपर दिया था ना अभी FCPS का? दिया था। ओके। अच्छा, तथीर ने नहीं दिया। कोई एक बंदा बता दे जिसने, जो अभी एग्जाम दे के आया है। बहुत सारे रीसेट स्टूडेंट्स भी हैं, कोई एक बंदा बता दे। मतलब ओपन करें आप अपना, अपना सिर्फ मुझे इम्प्रेशन दे दें कि एग्जाम कैसा लगा आपको। कोई गुंजाइश है? कोई एक टॉपिक भी छोड़ने की? आप वल्वोडाइनिया भी नहीं छोड़ सकते। आज मेरा दिल नहीं था वल्वोडाइनिया कराने का, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इतना फजूल टॉपिक है। फिर मुझे अभी टोक स्टार्ट हुआ है, फिर मैं पास पेपर बना रही थी तो वल्वोडाइनिया का टोक्स आया हुआ था। आया तो वो 2022 में था, लेकिन आया तो है। हम्म छोड़ हम कुछ भी नहीं सकते। जैसे हमारे ये जो टोक्स, एक्सटेंडेड टोक्स आए हैं, या जिस तरह से आपके ये 200 SBS डिजाइन होते हैं, 200 के 200 टॉपिक्स होते हैं, एक भी टॉपिक छोड़ोगे तो वो गया क्वेश्चन, आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ, किसी ने पेपर दिया तो प्लीज सोनिया, कोई तो होगा यार, अभी तो काफी लोगों ने ज्वाइन किया है 2-3 दिन में। नहीं हर एक से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होता, मैंने भी नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था, ट्रस्ट मी। तो रिलैक्स, बता दो। कोई भी नहीं है। ना करो यार। ठीक है, मैं अस्सलाम वालेकुम मैम। रिजल्ट। हाँ, वालेकुम सलाम जी। तथीर, तुम्हें तो पेपर ही नहीं हाँ दिया। जी। नहीं मैम, मैंने नहीं दिया था। कुछ मसले थे मेरे, तो इसलिए बस मैंने नहीं दिया। तो लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स देकर आई हैं ना, उनका दो का तो क्लियर नहीं हुआ, एक का हुआ है क्लियर। उन्होंने मुझे यही कहा है कि हमारा इसलिए नहीं हुआ कि हमने फोकस करके ना पढ़ा नहीं है सारी गाइडलाइंस को। हमें वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज वो पढ़ना चाहिए था। इसलिए बिल्कुल, मैं पूछ पता रही हूँ कि है। वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो हम कैसे कवर करेंगे? तो बाय द वे, तुम कौन सी स्टूडेंट हो? तुम कंसल्टेंट बनना है ना तुमने, या हाँ क्या जी। करे पर? जी है। हाँ, तो तुम्हें सारा ही जी पढ़ना है। पड़ेगा गायनी का। तुम ये कहोगे पेशेंट आ गया ओपीडी में वल्वोडाइनिया का, उसे कहोगी नहीं करना, ये तो छोटा टॉपिक था। रिकरेंस आ गई ओवेरियन हम्म। कैंसर की, कहोगी मुझे तो नहीं पता। मुझे क्या पता CT कराना है या CA-125 कराना नहीं है। मैम, ये मतलब ये रिवीजन में फिर हम कैसे करेंगे? हम साथ साथ नोट्स बना लें उन चीजों के, वो मैं फिर एंड बताती पे हूँ, तो सारे ही नहीं ट्रस्ट होंगे मी, ना। यू विल लव दिस सेशन। यही तो बताना चाहती हूँ, हाउ यू कैन स्टडी स्मार्ट। अब जितना डिजिटल दौर आ रहा है, उसमें फिर टेक्निक्स भी ज़्यादा आ रही हैं पढ़ाई की। हम भी अपने आप को उसके मुताबिक अडॉप्ट करेंगे और उसी के मुताबिक बताऊंगी। रिलैक्स। जी। राइट नो, मैं आप किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, ट्रस्ट में। और मैं आपकी तैयारी प्रीमियम कोर्स के लिए करा रही हूँ। आपको मैंने क्रैश कोर्स में, आपने किसी ने क्रैश कोर्स अब में ज्वाइन नहीं किया मुझे। दिस दिस कोर्स इज ओनली फॉर प्रीमियम थ्योरी कोर्स। इट्स मीन कि चीज़ें प्रीमियम ही हों। ठीक है। वी शुड नॉट लीव एनी सिंगल टॉपिक जिसकी प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की। हम तो 100% के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम कौन सा 75% के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम्म हेलो मैम। जी जी। हेलो। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जो आप जो वीडियोस अपलोड करती हैं, ठीक है, उसमें जो भी मतलब रिसेंट गाइडलाइन आ रही है हम्म 2018 की, 2024 की, तो अगर हम वो पढ़ लें वो इनफ है या नहीं है?
क्योंकि मैं तो वही आपकी वीडियो देखती हूँ और जो टॉपिक वाइज में जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज पे उनको फॉलो करके मैं समझती हूँ कि मेरा टॉपिक शायद डन है क्या, लेकिन अब बस मुझे समझ ठीक नहीं है, आ नो रहा नो है। नो, यही करना है, ट्रस्ट में यही करना है। इफ यू आर लिसनिंग मी, तो मैं तो कोई एक पॉइंट भी नहीं छोड़ती कि जो जी एग्जाम में लास्ट सिक्स ईयर से पढ़ा रही हूँ, और 6 ईयर में अगर कोई पेपर, अगर आपके पेपर में नहीं भी आया ना, किसी और पेपर में भी आया, वो भी बता रही होती हूँ कि ये भी आया हुआ है, छोड़ना जी नहीं है। तो ट्रस्ट मी, माय लेक्चर्स आर इनफ। ठीक है, अगर आप बल्बल के आंसर खुद से भी पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी, नहीं समझ आएगा। मैंने वैसे भी जी लेक्चर मेरे को बताया था कि तुम पढ़ ही नहीं सकते। इट टुक माई 6 years टू मेक बल्बल कैंसर इजी फॉर यू पीपल, सो लेक्चर्स आर इनफ। ठीक है ओके। मैम। जी, जी। अच्छा, मैं एक डील करते हैं, पहले मैं अपनी स्लाइड्स पूरी कर लूँ, शायद उसके बाद तुम लोगों को ना ज़रूरत हो क्वेश्चन पूछने की। ठीक है? तो चलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। यस, यस, बोलो अब। मैम डॉक्टर शर्मा हियर, सॉरी आई वाज जस्ट अ लिटिल अवेक। जी। अच्छा मैडम, उसमें आप ये पूछ रही थी कि एग्जाम एग्जाम मैंने दिया है, और नो डाउट यू आर वेरी करेक्ट कि अब एग्जाम इस तरह से आता है कि आप कोई भी टॉपिक जो है वो नहीं छोड़ सकते, यू कैन नॉट स्किप इवन ए सिंगल टॉपिक। और दूसरा ये है कि आई फील डेफिशिएंसी ऑफ दिस, कि मेरी रिविजन्स नहीं हुई थी, यानी मैं प्रॉपरली इसको रिवाइज ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था एंड आई वाज नॉट एबल टू कंपाइल इट प्रॉपरली। तो मुझे काइंडली सबसे पहले आपसे यही एक पूछना था कि आपकी भी कल से मैं देख रही थी ना, चीज़ें बहुत सारी वो शेयर हो रही हैं, तो उसको हमने कैसे कंपाइल कैसे करना है कि वो एट द एंड हमें चीज़ें याद भी रहें, और उसको हम इन ए शॉर्ट टाइम उनको हम देख सकें। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू आस्क कि हमें कोई इस तरह की कोई शॉर्ट या यू कैन से कोई हमें कोई इस तरह का कोई ट्रिक बता दें कि हम उन चीज़ों को जो है ना वो मेमोराइज कर सकें। ओके, आई गॉट इट। देखो, जो आपका एग्ज़ाम है ना, ये इस एग्ज़ाम में यही वो टाइम है पढ़ने का ना, ये जो हमारे पास 4-5 महीने हैं। इसी में आप पढ़ सकते हो, उसके बाद टॉक्स शुरू हो जाएगा, उसके बाद पास हो जाओगे और कंसल्टेंट बन जाओगे, और ज़िंदगी की चीज़ों में उलझ जाओगे। लेकिन ये 4-5 महीने इंसानों की तरह पढ़ लिया ना, और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो दिस शुड बी योर एम, और ये अपने डिटेल में करना है, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है इसके लिए। ठीक है, मैं टिप्स बताऊंगी स्मार्ट स्टडी की, लेकिन ट्रस्ट मी, आपने टॉपिक की कवरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा है जो कमी रह जाती है ना, वो रह ही जाती है। अगर मैं अगर आपको वल्वल कैंसर पसंद नहीं है, ठीक है, आपको लगता है कि इससे बहुत एक टॉपिक ही एक एक चीज़ ही आती है, वो स्टेजिंग आती है, और ये है इतना मुश्किल, तो मैं इसको नहीं करती, तो ये छोड़ देती हूँ। तो ये कमी आपकी रह जाएगी। इसके बगैर आप पास तो हो जाओगे, एक एक क्वेश्चन नहीं करोगे, तो पास तो हो जाओगे। लेकिन व्हेन यू विल बी अपीयरिंग इन एसआर इंटरव्यू, व्हेन यू विल डीलिंग सम पेशेंट, ये बार-बार आपके सामने आएगी कमी ना। 1 मिनट रुकना, मैं ठीक है? चलो, मैं आ गई वापस। मैं अपनी स्लाइड बता दूँ, फिर तुम्हारे सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएँगे, नहीं भी वो तो एंड पे पूछ बता दूँगी। लेकिन प्रीमियम का मतलब है तमीज़ से पढ़ो, लेक्चर भी सुनो, और समरी भी पढ़ो, और जो टेलीग्राम की डिस्कशन है वो भी अटेम्प्ट करो, ठीक है? और इसके बाद जब आप एक दफ़ा थ्योरी कर लोगे ना, तो जो लास्ट 2 मंथ्स है उसमें हम आपके पास पेपर शुरू कर लेंगे। वेदर यू आर आईएमएम स्टूडेंट, एमसीपीएस, एफसीपीएस, तो उनके पेपर्स हम सेपरेट ही करते हैं, ठीक है? Like IIM people will be doing their own papers, MCPS will be doing their own papers, FCPS will be doing their own papers. तो जब आप पेपर कर रहे होंगे तो फिर दोबारा से
बस यही थ्योरी कोर्स में रिवीजन हो रही होगी। और पेपर भी हम ऐसे नहीं करते मुंह उठा के कि लाइक 2020 का शुरू कर लिया रैंडम, नो नो नो, हम उन पेपर्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ अगर हम रिवाइज करेंगे O1 इन फर्टिलिटी, तो हम सारे जो रिकॉल्स हैं आपके स्पेसिफिक पूल के, जिस जो एग्जाम आपने देना है, वही हम क्रैश कोर्स में करेंगे। लाइक यू विल डू एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी जो आपके एग्जाम में आया है, और साथ ही आप थ्योरी पे वो रिवाइज भी कर रहे होंगे अपनी, या पहली दफा पढ़ रहे होंगे अपनी इनफर्टिलिटी। ये समझ आ गया आपको कि रिवीजन कैसे होगी? आफ्टर 3 मंथ आपके पास प्रोबेबली जो भी टाइम बचेगा उसमें हम रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे, और पैरेलल साथ साथ क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे टू डू द पेपर्स। और फिर आपका ज्यादा अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होगी कि भाई एग्जाम में तो इस तरह से आ रहा है टॉपिक, मुझे कैसे रिवाइज करना है। तो इट विल बी अ वेरी परफेक्ट रिवीजन। ये समझ आ गया आपको मरियम, नगीन, सुंदस? गॉट इट? नहीं आया तो बता दो, मतलब हम यहाँ हैं ही किसी लिए, यही समझाने के लिए कि हाउ टू स्मार्टली फॉलो द कोर्स। चलो, तो अगर अगर आपके पास 4 मंथ्स है ना, और तुम तमीज से इंसानों की तरह पढ़ने की मुझे गारंटी देते हो, तो मैं कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है, अभी मैं तुम्हें क्या दिखाऊं? अभी तो खैर मैंने देखा नहीं है, अभी बच्चे मुझे बता रहे हैं रिजल्ट आ गए, लेकिन मैं भी जस्ट, मुझे पता ही अच्छा ही आया होगा क्योंकि उन्होंने अच्छा पढ़ा था। तो सी विद मी, होल्ड ऑन। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे दूसरे सिस्टम से ऑन करना है, मैं दिखा देती हूँ। चलो, तो वी डन 2 थिंग्स, हाउ टू फॉलो द ओ ग्रुप्स और फिर रिवीजन कैसे करनी है। चलो, दिस इज समथिंग फॉर योर मोटिवेशन कि जो बड़े बड़े टास्क होते हैं ना, वो एकदम से नहीं कवर हो जाते, वो उनको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हो। लाइक अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और उसमें उसमें 13 मॉड्यूल हैं, तो यू कांट डू 13 मॉड्यूल्स टुगेदर। आपको तो स्टेप बाय स्टेप करना है ना, पहले 1 मॉड्यूल करना है, फिर 2 मॉड्यूल करना है, फिर 3 मॉड्यूल करना है। ठीक है, तो फिर 1 स्मॉल स्टेप एट अ वन टाइम आपने फोकस करना है। डोंट फोकस ऑन एंटायर सिलेबस, जस्ट फोकस ऑन सिंगल मॉड्यूल। अगर आप इंडिविजुअली इसी तरह हर मॉड्यूल को अच्छे से कवर करते जाओगे तो बाय द एंड ऑफ द डे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने सिलेबस इंसानों की तरह पढ़ लिया, तो कोई है आपको फेल करे? क्यों करेगा कोई फेल? बताओ, 200 SBAs हैं, आपको सारे अच्छे से आते हैं, आपको पहले ही पता है क्या बजवर्ड है, क्या कीज है, मुझे कैसे देखना है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी प्रैक्टिस कर ली है, तो ये लाइकली की ये होगी। तो कोई क्यों फेल करेगा? आप ही तो फिर पास होंगे, और किसने पास होना है? इतना इतना ऑर्गेनाइज्ड आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा सिलेबस बता दूं FCPS MCPS IIM का। FCPS में तो 2 पेपर्स होते हैं, एक पूरा पेपर गायनी का होता है, एक पूरा ओब्स का होता है। लाइक 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स गायनी के हैं, और 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स जो है ना वो ओब्स की है। ठीक है, और तो आप कोई भी नहीं कर छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 60% जो है गायनी आ रही है, 40% ओब्स आ रहा है, 50-50% आ रहा है। अच्छा, और इंडिविजुअली हर पेपर पास करना है। ये नहीं करना कि ओब्स में आपने 100% ले लिए और गायनी में आपने ले लिए 60, तो टोटल मिला के 75 पूरे हो गए। नहीं, आपने 75 गायनी में भी पूरे करने हैं और 75 इंडिविजुअली सेपरेटली ओब्स के पेपर में भी पूरे करने हैं। मतलब यू मस्ट मार्क 75 करेक्ट क्वेश्चंस इन ओब्स पेपर, एंड यू मस्ट मार्क 75 करेक्ट कीज इन गायनी पेपर पर FCPS। समझ आ गई नाइला, निदा? तो ना तो गायनी का कोई टॉपिक छोड़ सकते, ना ओब्स का छोड़ सकते। ठीक है, फिर भी गुड थिंग इज दैट के पूरे 100% लेके थोड़ी ना आपने पास होना। आप अगर 75 भी करेक्ट कीज कर लेते हो ना, तो यू कैन मेक इट। और उसमें वो कौन से क्वेश्चंस होंगे? ठीक है, 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं हर पेपर में जो मुझे भी नहीं आने वाले, ट्रस्ट मी।
क्योंकि स्टेटमेंट इश्यूज होगा, परसेंटेजेस होंगी। परसेंटेजेस तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मुझे कोई मेजर याद रहती है, मुझे नहीं याद रहती, वेरी बैड इन परसेंटेजेस, तो स्कोरिंग भी मुझे तंग करती हैं। तो मैं तैयारी ऐसे करती हूँ कि जो मेरे नॉन परसेंटेजेस क्वेश्चंस होते थे ना, उनमें मैं अपना अपना अच्छा देती थी, बिकॉज दे आर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं 75 वहीं से पूरा कर लेती थी। और वो जो मेरे 25 क्वेश्चंस होते थे वो यही होते थे, एलियन क्वेश्चन, कहीं से भी उठ के आ गए जो सबको मुश्किल लगे या परसेंटेजेस हैं, उन पे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है ना, तो आराम से पास हो जाते हो। ठीक है, देखो फिर एक और बात बता रही हूँ, आपके पास समझो कि एफसीपीएस के लिए 100 टॉपिक्स हैं गाइनी के, पास आप 75 टॉपिक्स करके भी हो जाओगे, बट मैं थीरी में आपको 100 की 100 पढ़ाऊंगी। कोई टॉक आर्टिकल अभी कल परसों 2025 का अभी वल्वल सिस्ट अभी रिलीज हुआ है कुछ दिनों पहले, तो ये हमने किया है ना, बिकॉज हमने प्रीमियम थ्योरी कोर्स में 100% की तैयारी करनी है। हम क्यों 75 की करेंगे? 100% की तैयारी करेंगे तो फिर 80-90% के तक पहुंचेंगे और फिर सेफ साइड पे हम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपनी तैयारी में। लाइक द मोमेंट यू विल बी कंसल्टेंट, यू हैव आइडिया अबाउट एवरी डिजीज, एवरी प्रेजेंटेशन। ठीक है, थ्योरी में तो फिर भी तुम लोगों के पास चांस है 25 मिस्टेक्स कर लिए हैं, लेकिन ओस्टी में तो वो भी नहीं है। एक सॉलिड स्टेशन गया आप फेल हो गए, एक सॉलिड स्टेशन बल्बल कैंसर का नहीं पड़ा आप फेल हो गए, सॉलिड स्टेशन आपका बल्बोडाइनिया का काउंसलिंग का आ गया नहीं आप कर पाए, तो आप प्रोबेबली इतने ज्यादा नंबर जाएंगे तो कहाँ कहाँ से कंपनसेट करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द राइट टाइम इफ यू ज्वाइन द प्रीमियम थ्योरी कोर्स, तो चैंपियंस की तरह पढ़ो फॉर 100%। ठीक है, ओके। बाकी एमसीपीएस में ये है कि आई हैव ऑब्जर्व्ड कि दे अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, जैसे जैसे एडवांस यूरोगाइनी दे विल नॉट गिव इन एमसीपीएस। ठीक है, या दे विल नॉट गिव एडवांस ऑन्कोलॉजी इन एमसीपीएस, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने वल्वल कैंसर पढ़ना है, अब मैं कैसे बताऊंगी कि एफसीपीएस का वल्वल कैंसर का गाइडलाइन ये है, एमसीपीएस की वल्वल कैंसर की गाइडलाइन ये है? गाइडलाइन तो एक ही है, गॉट इट? वल्वल कैंसर की गाइडलाइन फिगो की 2021 की है और वो सेम है। एफसीपीएस भी वही ही पढ़ेगी, एमसीपीएस भी वही ही पढ़ेगी, इवन आईएमएम भी वही ही पढ़ेगी। I can't make a new guideline for FCPS or for MCPS or for IMM. मुझे तो वो पूरा वल्वल कैंसर ही पढ़ाना है। ठीक है, हाँ, जब आप क्रैश कोर्स में जाते हो, पास पेपर्स में जाते हो, तो आपको फिर अंदाजा हो जाता है कि एफसीपीएस वालों को पता है कि हमें रिकरेंसीज आ रही हैं वल्वल कैंसर की। मतलब एक तो ट्रीटमेंट होगी, स्टेज हो गई, उसके बाद वो फॉलो अप पे आ रही है और रिकरेंस कैसे पकड़नी है, तो वो एडवांस ऑन्कोलॉजी होगी ना। बट एमसीपीएस में यूजुअली वो वल्वल कैंसर की आपसे स्टेज पूछ लेंगे, या स्टेज वाइज ट्रीटमेंट पूछ लेंगे, या पहली बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पूछ लेंगे, आगे नहीं जाएंगे। लेकिन सेम एमसीपीएस का बच्चा अगर ओस्की में बैठा हुआ है और उसका ये ओस्की स्टेशन आ गया है, तो एक क्वेश्चन तो फॉलो अप और रिकरेंस का होगा, तो उसने अगर थ्योरी में स्किप किया तो वो ओस्की में पकड़ा जाएगा, वो कमी तो रह गई, राइट? तो वेदर यू आर एफसीपीएस, एमसीपीएस, आईएमएम, आपको तो पढ़ना है पूरा वल्वल कैंसर। आपने पूरा एग्जाम एज ए होल निकाला है, थ्योरी भी, उसकी भी, क्लिनिकल भी, और फिर इसके बाद एज ए कंसल्टेंट भी प्रैक्टिस करनी है। किसी कोलीग से भी डिस्कस करते हो तो प्रॉपर नॉलेज तो हो अपने उस पैथोलॉजी का। और रही आईएमएम की बात, आईएमएम में भी अब आते हैं स्टेजेस। ठीक है, और मैं तो हैरान हूँ, स्टेजेस तो दूर की बात है, कैंसर की ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी भी आ रही है। और जब मैंने पहली दफा ये क्वेश्चन देखा तो आई वाज थिंकिंग व्हाई इट इज इन आईएमएम, कि तो कभी एफसीपीएस भी नहीं आया। ठीक है, और जब फिर दोबारा रिपीट हो गया अभी फरवरी 2025 के पेपर में, तो मैंने कहा नो 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 नो। अब पहले तो मैं आईएमएम को नहीं पढ़ाती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैंसर्स मैं कहती थी एक दो क्वेश्चन आते हैं स्टेजिंग से, क्यों इतनी खवारी करनी है, छोड़ो, दफा करो इसको। ठीक है, मैं खुद से ऐसा कह देती थी, लेकिन अब परसेंटेजेस ऑन्कोलॉजी की आईएमएम में भी आने लग गई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, आप प्रॉपर ये एडवांस ऑन्कोलॉजी तक मत जाएं, लेकिन डू स्टेजिंग एटलीस्ट, या जो क्वेश्चन जो कैंसर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर हो, इसकी ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी, वो फिर जरूर करें। तो ऑन्कोलॉजी आईएमएम को मैं सिलेक्टेड कराऊंगी, एडवांस सारी नहीं कराऊंगी। ठीक है, बट एफसीपीएस एमसीपीएस दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग।
तो आप लोगों के ग्रुप्स डिफरेंट हैं, आप लोगों की जो वेबसाइट है वो भी डिफरेंट है, और जो कंटेंट है इसी वजह से थोड़ा डिफरेंट है, जो आप अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम प्रेपरेशन। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई कि आपके लिए कोई सेपरेट सिलेबस नहीं है एफसीपीएस एमसीपीएस आईएमएम के लिए, टॉपिक एक ही है, सोर्स एक ही है। जैसे आज आपने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है, ये था एडोलिसेंट्स में जो वल्वो वेजिनाइटिस होता है या फॉरेन बॉडीज होती हैं, कैसे मैनेज करनी है। आई रिमेंबर बिफोर दिस टॉक आर्टिकल आप लोग वो फजूल ड्यूहर्स्ट और हाई रिस्क की मैनेजमेंट पढ़ते थे, जिसमें हर फॉरेन बॉडी की ट्रीटमेंट, हर ब्लीडिंग इज फॉरेन बॉडी, हर तरह की ब्लीडिंग फॉरेन बॉडी थी। और क्योंकि एक लफ्ज लिखा हुआ था ड्यूहर्स्ट में और वो उसी का रेफरेंस बना के चल रहा था। बट आज टॉक आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हुआ होगा कि क्लिनिकल फीचर्स वल्वोवेजिनाइटिस के कैसे हैं, इन्फेक्शन के कैसे हैं, हाइपोहिस्टोजेनिज्म के कैसे हैं, और प्री प्यूबर्टल एज में लाइकन स्क्लेरोसिस वार्ड्स की मैनेजमेंट कैसी है, फॉरेन बॉडी की कैसी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एफसीपीएस एंड आईएमएम एग्जाम क्वेश्चन। वो कहाँ से होगा, वो इसी टॉक आर्टिकल से कवर होगा। ठीक है, ओके। तो यस, तो एमसीपीएस और आईएमएम के सिलेबस में ये है कि सेपरेट पेपर्स नहीं आते गायनी या ओब्स का, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन एफसीपीएस में गायनी ओब्स सेपरेट हो गई है। लेकिन एमसीपीएस और आईएमएम दोनों में भी ये होता है कि आपने हर पेपर में इंडिविजुअली 75 लेने हैं, जैसे एफसीपीएस में लेने थे। ठीक है, वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इन आईएमएम एंड एमसीपीएस, दे लव लेबर के क्वेश्चंस की प्रोपोर्शन, पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस, ओब्स इमरजेंसीज, और वो मैटरनल डिसऑर्डर्स जिनकी लेबर मैनेजमेंट है, जैसे अस्थमा, पीपीएच, कार्डियक हाइपरटेंशन, राइट, एपिलेप्सी, वो जरूर टेस्ट होती है। और इसी से स्ट्रेट फॉरवर्ड 70-80 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब इन्हीं दो मॉड्यूल से, मैटरनल मेडिसिन और लेबर को अगर मैं पोस्टमार्टम भी ऐड करूँ तो। फॉर एमसीपीएस आई मैम कुछ मॉड्यूल ज्यादा फेवरेट है, बट एफसीपीएस में कुछ भी फेवरेट नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो, तो एनी क्वेरी रेलेवेंट टू सिलेबस? एग्जाम फॉर्मेट सिंगल बेस्ट आंसर इसका है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, टेक्स्ट बुक एक नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी। कुछ अच्छा जिंदगी में कर सकते हो ना, तो ये ड्यूहर्स्ट और 10 टीचर और ईबीएम, ये हाई रिस्क, ये प्लीज निकाल दो। ठीक है, जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने तो हमारे उस वक्त ये नई नई पब्लिश हुई थी, 2017 में आई थी। ड्यूहर्स्ट और ईबीएम भी 2015 की थी। अब इसको 10 साल हो गए हैं, 10 साल में 90% सिलेबस चेंज हो गया। आप ये बुक पढ़ोगे तो आपकी तो बहुत सारी गलतियां आ जाएंगी। हाँ, तो अब नहीं, अब बुक्स नहीं पढ़नी अनटिल अनलेस ये रिवाइज नहीं होती। अपडेट कोई आ गई तो फिर ठीक है, लेकिन इसीलिए आपने देखा हम हर टॉपिक को डायरेक्टली फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स पढ़ रहे हैं। अगर जीटीजी है तो जीटीजी से, टोक है तो टोक से, नाइस है तो नाइस से, सिप है तो सिप से, एसओजीपी है तो एसओजीपी से। ठीक है, नो टेक्स्ट बुक तो हाँ, जो मैं डेली बताती हूँ बस आप वही करें। मैंने आप 6 साल में बंदा पीएचडी कर लेता, मैं तुम्हारे सिलेबस में पीएचडी की हुई है, ट्रस्ट मी। तो जो करा रही हूँ कर लो। और आफ्टर एवरी एग्जाम आई अपडेट माय लेक्चर एंड आई अपडेट एक्चुअली टॉक्स एज वेल। जो भी अपडेट होती है वो आती है, जैसे अभी हर्पीस सिम्प्लिस, थायराइड इन प्रेगनेंसी, और अभी रिसेंटली कहाँ परसों आई है ब्रेस्ट कैंसर इन प्रेगनेंसी की जीटीजी। मैंने फौरन अपडेट कर दिया, तुम लोगों को कार्ड्स भी प्रोवाइड कर दिया, उनके लेक्चर्स भी फिर अपडेटेड ही आएंगे। ठीक है, सो वी जस्ट हैव टू फॉलो द कोर्स। तो आईएमएम में भाई ओप 70% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आईएमएम में तो खुद कुछ ही है, अगर आप लेबर और मेटल एंड मेडिसिन नहीं करते, ओनली लेबर से 70-80 क्वेश्चन है इस पेपर में भी, जो 2 दिन पहले हुआ है। ठीक है, ओके, आईएमएम से मुझे याद आया। हम्म। अच्छा, तो जैसे मैंने बोला, ये बुक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़नी। ठीक है, गिफ्ट कर दो किसी को, देखो भी ना इनको। मेरे तो पेज मेमोरी बनी हुई है, क्योंकि मैंने तो यहाँ से पढ़ा हुआ है, तो अगर कुछ अच्छा है तो वो तो मैं वैसे ही बढ़ा देती हूँ। तो किसी ने तो पढ़ा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, तो कुछ अच्छा नहीं है इनमें। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं करनी। ओके, सिलेबस के बारे में बात होगी, अब हम करते हैं मॉड्यूल वाइज।
मॉड्यूल वाइज ईजी है, जैसे हमने ओ ग्रुप्स बनाए हैं, तो ये टोटल कॉलेज की तरफ से 18 है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूँ, जैसे लेबर पोस्टमार्टम ओप्स इमरजेंसी से 4 मॉड्यूल्स बनते हैं, लेकिन हम इसको 2 में कवर कर लेंगे, ताकि वो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ना पढ़ें। एंटीनेटल और फेटल इन्फेक्शंस जो हैं, ये 2 मॉड्यूल्स हैं। आई विल ट्राई इन 2 में ही रखूँ, क्योंकि फेटल इन्फेक्शन अगर एंटीनेटल में डालती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं सेपरेट ही रखूँगी। होएवर जो सर्जिकल मॉड्यूल है वो एक ही रखेंगे, उसमें एक तो सर्जिकल मॉड्यूल है, दूसरा है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, तो वो 2 मिक्स कर देंगे तो एक बन जाएगा, तो इसलिए टोटल 13 मॉड्यूल रहेंगे। बट इट डजंट मीन कि हमने 18 छोड़ देंगे, हमने कम उनको कुछ फ्यूज किया है। ठीक है, अच्छा, ओके। अच्छा, सोर्सेज क्या है मॉड्यूल के? देर आर 70+ ग्रीन टफ गाइडलाइंस, 40+ नाइस गाइडलाइंस, 120 प्लस टॉग आर्टिकल्स एंड 5 to 6 आर सिप्स जो हम करेंगे सिलेबस कंपाइलेशन में, और इसमें है कोई 4 to 5 SOGP सोर्सेज, जिसमें वो एनीमिया है, डायबिटीज है, PPH है, PPH मेंटल केयर है, और 1-2 अपडेट्स हैं WHO की बस। अच्छा, फिर वैसे ही बाय द वे बता रही हूँ, आपने तो मॉड्यूल फॉलो करने हैं, आपने तो लेक्चर फॉलो करने हैं, तो आपको इन सोर्सेज के में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आई हैव सीन कि जो आपका सिलेबस है वो 60% GTG और SOGP से कवर होता है, 30% 20 से 30% वो नाइस से कवर होता है, और बाकी के लिए आप मिसलेनियस में टोग हैं, सिप्स हैं, FSRH है, फिगो है, बैश गाइडलाइंस हैं और कंसेंट एडवाइसेस हैं। तो अगर तमीज़ से इंसानों की तरह GTG नाइस और SOGP भी कर लो ना, तो 75% आप ले सकते हो, लेकिन अगर तैयारी ही 75 की करेंगे तो आएंगे 60, फेल तो फिर भी हो जाओगे, तो इसलिए तैयारी 100% की करो, ताकि गलतियां भी होती हैं तो 80% प्लस हो ना, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास होने की। ठीक है, बाकी रीडिंग साइकिल में आगे बताती हूँ। जब जैसे ही आपने कोर्स ज्वाइन किया तो आपको पता चल गया कि आपके ओ ग्रुप्स हैं डिस्कशन के, और इसके बाद फिर आपके ओ ग्रुप्स हैं मॉड्यूल वाइज। ठीक है, ओब्स के डिफरेंट हैं और गायनी के डिफरेंट हैं, तो ये टोटल 13 बन जाएंगे। और हम ग्रेजुअली, आप मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐड हो। अब जो अभी ऐड हुआ है तो वो तो क्लिक कर ले O1 O2 O3 पे, वो तो रेडीमेड है ग्रुप्स हैं, लेकिन पढ़ने नहीं है वो। आपने फोकस ऑन गोइंग मॉड्यूल पे रखना है, जो कि O5 है। लेट्स अज्यूम अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर हम O8 कर रहे हैं तो आपने O8 पे ही फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं रखोगे तो आप हो तो ह्यूमन बीइंग ही, आपसे एक दिन का नहीं पढ़ा जाता, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप पिछला भी कवर करो, अगला भी कवर करो, फिर आप चले जाओगे डिप्रेशन में, फिर आप ना आगे पढ़ोगे ना पीछे पढ़ोगे, फिर आप इस एग्जाम स्किप कर दोगे। ये मत करें, ठीक है? तो वी हैव एनफ टाइम, वी विल कवर इट। तो जो डेली का टॉपिक है ना वो आपने कवर करना है, और जो रिवीजन में आएंगे वही बताती रहूंगी। तो जस्ट यू हैव टू माई प्लानर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी जो आज मुझे सुन रहा है वो दिसंबर तक अच्छी सी एक रीडिंग कर चुका हो, बल्कि बहुत सारे लोग तो रिवीजन भी कर चुके होंगे। ठीक है, और देखो क्वालिटी रीड मैटर करती है। आप 5-6 दफा घटिया सी तैयारी करके रिवाइज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पहली दफा में ये अंदाजा लगा लिया कि ये स्टेज है और ये स्टेट वाइज ट्रीटमेंट है। पैरामीट्रियम की इन्वॉल्वमेंट 2B में है, किस में, सर्वाइकल कैंसर में, और 3B में है एंडोमेट्रियल कैंसर में। ये डिफरेंसेस आपने पहली रीडिंग में नोट कर लिए, तो आप आराम से उससे रेलेवेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर पहली रीडिंग भी घटिया की, दूसरी भी, तीसरी, नंबर ऑफ रिवीजन से क्या फर्क पड़ता है फिर? जब आपने पढ़ाई नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड फोकस कंसंट्रेशन से रिवीजन मैटर नहीं करती, राइट? इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, बट मैटर तो करती है थोड़ी बहुत ही। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रीड के बाद सेकंड रीड से ही तो समझ आती है, बट फर्स्ट रीड शुड बी वेरी क्वालिटी। फर्स्ट रीड अगर गंदी है ना, तो फिर उस पर क्या है, फाउंडेशन ही गंदी बन गई, उसके ऊपर जितनी मर्जी तुम पॉलिश कर लो, वो नहीं ठीक होने वाली। अच्छा, प्रैक्टिस बुक्स तो अच्छी हैं। अब मैं ये कहूँ कि इनसे पेपर आता है, तो पता नहीं आप कैसे, लाइक अगर ऑन्कोलॉजी में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 बुक्स हैं जो यूजुअली लोग पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे पढ़ते। ठीक है, और अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस इन बुक्स को अगर वो खुद पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे?
ठीक है, पहले कुंजी उठाएँगे और बहुत सारे कोर्सेज़ भी वो बुक वाइज़ पढ़ाते हैं। पहले वो कुंजी खत्म कर रहे हैं, फिर वो गणेश खत्म कर रहे हैं, गुप्ता खत्म कर रहे हैं, गेट थ्रू खत्म कर रहे हैं। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती। आप अगर मॉड्यूल कर रहे हो ऑन्कोलॉजी का, तो फिर आपको ये चाहिए कि ऑन्कोलॉजी के ही क्वेश्चंस करो फ्रॉम ऑल दीज़ सोर्सेज़, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब अगर आप पढ़ रहे हो ऑन्कोलॉजी और आप बुक वाइज़ कर रहे हो, बुक में तो लेबर शुरू हो चुका है, बुक में तो वो फिर दूसरा, तीसरा मॉड्यूल आ जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन का। फिर आप कि वो ऑर्गेनाइज़्ड क्वालिटी स्टडी नहीं होती, ट्रस्ट मी। दिस इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इस तरह के सारे फ्री ग्रुप्स छोड़ दो, जहाँ बुक्स हो रही हैं। और वो फ्री ग्रुप्स में वो इतनी एफर्ट भी नहीं करते कि गलतियाँ ठीक कर लें या अपडेटेड कीज़ बना लें, ठीक है? तो जो जिस कोर्स के तुम लोगों ने पैसे भरे हैं, वो तो ज़िम्मेदार है ना तुमको करेक्टेड कीज़ देने के लिए। तो उस पे ट्रस्ट कर लो। ये सारी बुक्स मैं कराऊँगी और ये सारी बुक्स आपके प्रीमियम थ्योरी कोर्स का पार्ट है, ठीक है? इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई नया कोर्स जॉइन करो। हाँ, हम गंदे बच्चे हैं। सिर्फ़ इन 2-3 बुक्स बता दें, 17 बुक्स। तुमने 17 भी नहीं पढ़नी, छोड़ो, तुमसे तो एक भी नहीं पढ़ी जाएगी। हाँ, अच्छा देखो मैं क्या थी, इन बुक से आता है या नहीं आता, तो आपके पास पेपर में भी सर्वाइकल कैंसर की स्टेजिंग आई है, ओवेरियन कैंसर की, वल्वल कैंसर की, वेजाइनल की, ब्रेस्ट कैंसर, मोलर, ये तो आया है ना, और यही इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। तो आप कितना डिफिकल्ट है ये कहना कि ये तो पास पेपर से आया है या ये इन सोर्सेज से आया है, क्योंकि किसी भी बुक में स्टेज पे क्वेश्चंस तो आने ही आने। तो आप सिलेबस कंपाइलेशन पे फ़ोकस करो, ये मत कहो कि फलानी बुक से आया, फलानी बुक से आया, क्योंकि वो सिलेबस से आया है। किसी भी बुक ने, पास पेपर ने सिलेबस से क्वेश्चन देने हैं। गौटी डायबिटीज़ से तो आना ही आना क्वेश्चन, स्लाइडिंग स्केल पे, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन पे, मेंटेनेंस लेवल पे, ऑर्जिडिटी पे। वो सारे क्वेश्चंस इन बुक्स में भी हैं, वो आपके पास पेपर्स में भी हैं। वो आपके थ्योरी में भी हैं। तो आप इस तरह ना इनके पीछे भागोगे, नहीं इस बुक से आया था कूंजे से, तो भाई कूंजे तो ज़रूर करने हैं। नो, डोंट डू दिस। जस्ट फोकस ऑन सिलेबस कंपाइलेशन। बट वी विल डू दीज़ बुक्स, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपके टॉपिक पे कमांड बढ़ जाती है। एग्जाम में किसी भी तरीके से आए तो आपने बहुत सारे सिनेरियोस पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं। आपका ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग में पहले ही एक्सपर्ट है, तो वो आराम से निकाल लेगा, उसके लिए वो क्वेश्चन एलियन नहीं होगा, ठीक है? ओके। लेकिन आपने थ्योरी कोर्स में आपने अपना जो फोकस रखना है वो सिलेबस कंपाइलेशन रखना है, ना कि शॉर्टकट्स। ओके, क्या लिखा आपने मैम? मैनी पीपल वेयर सेइंग डू पूंजे एंड मास्टरिंग ओनली। ओके, अच्छा, अगर आप प्रीमियम थ्योरी कोर्स की बात कर रहे हो तो ठीक है, आप सिर्फ मुझे आपसे आप सॉरी, अगर आप क्रैश की बात कर रहे हो तो थोड़ी सी किताबें कर लो। मैं आपको प्रीमियम की बात कर रही हूँ, जितनी पॉसिबल है। अभी तो हमारे पास टाइम है 3 to 4 मंथ्स, तो हम 2 क्यों करें? हम तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ना। लेकिन हर तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कुछ शॉर्टकट्स पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप शॉर्टकट के लिए पढ़ना चाहते हो तो एक बुक भी काफ़ी है, आई लव पूंजे। तो फिर पूंजे ही काफ़ी है, और फिर पूंजे में एसबीएस ना करें, उसके ईएमक्यूज भी करें। लेकिन आर यू जॉइन द कोर्स टू मेक योर लाइफ इजी, टू अवॉइड एक्चुअली सेल्फ स्टडी? आपको चाहिए स्पून फीडिंग। तो फिर आप वही फॉलो कर लें, द कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है? जैसे ऑन्कोलॉजी के साथ ही मैंने प्लान किया है, वंस यू विल डू ऑन्कोलॉजी, तो इन सारी बुक से जितने भी ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो हमने पहले किया होगा उन पे वर्कआउट, और कलेक्टिवली ऑन्कोलॉजी का एक एसबी का मॉड्यूल बनाया होगा इन सारी बुक से स्क्रीन करके क्वेश्चंस, और उसमें अपडेट्स भी कर लिए हैं, और जो सिमिलर क्वेश्चंस थे वो रिमूव भी कर दिए हैं, ठीक है? और फिर टोटल कितने क्वेश्चंस बनेंगे इन सारी बुक से भी कंप्लीट करें तो 250 क्वेश्चंस हैं। तो वंस वी विल डू ऑन्कोलॉजी थ्योरी, तो इन हम 250 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज बुक्स का टुगेदर विल ड्रिल। तो आपको कितनी आसानी हो जाएगी, आपको ये बुक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। यू जस्ट हैव टू डू दिस 250 सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ये ज्यादा अच्छा नहीं है? और अगर तुम लोग थ्योरी के बाद 250 क्वेश्चंस कर लो तो क्या कोई नई इंफॉर्मेशन क्या ही होगी जो ऑन्कोलॉजी से आएगी? बताओ जरा, कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा फिर जो पेपर में आएगा तुम्हें ना आता हो? पेपर में तो स्टेज आनी है, वो तुम पहले ही इतनी दफा प्रैक्टिस कर चुके हो। स्टेज वाइज स्टेटमेंट आनी है, वो तुम पहले ही कर चुके हो। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आई है, वो तुम पहले ही कर चुके हो। रिकरेंस आएगी, वो तुम्हें पहले ही पता है। फॉलो अप आएगा, वो तुम्हें पहले ही पता है।
फिर ऐसा क्या नया क्वेश्चन आएगा? मतलब पूरी हर तरह के टॉक और टिप्स और लेक्चर सुनने के बाद और इतने 250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप गलतियाँ निकाल रहे होंगे इन बुक्स में कि मैडम ये देखें 2025 के टॉक में तो ये आया हुआ है और इस बुक में तो ये की आई हुई है। तो फिर मैं बताऊंगी कि ये बुक पब्लिश हुई थी, ये किसी ऑथर ने लिखी है ना, टेक्स्ट बुक तो है नहीं। तो जब उसने इसकी की बनाई थी तो उस वक्त ये टॉक पब्लिश नहीं हुआ था, तो आप इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, ओके चलो। तो बाकी नोट्स मेकिंग पे बात करती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कान खोल के सुनो। हाउ टू फॉलो द ग्रुप्स तुम्हें समझ आ गई। अब तुम सुनो कि हाउ टू स्टडी स्मार्टली। सबसे पहले यू हैव टू लिसन द लेक्चर, क्योंकि अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अब अभी कल ही बल्बल कैंसर किया है तो चलो उसी की बात कर लें। अब बल्बल कैंसर तो अगर तुम खुद पढ़ते हो तो तुम्हें वो पढ़ने में पूरे 4-5 घंटे लगेंगे, और फिर तुम्हें लाइक ये भी समझ नहीं आएगा कि एग्जाम में कैसे पूछते हैं। फिर सेपरेटली ये समझ नहीं आएगा कि इनकी जो है वो ये स्टेज 1 है तो इसकी ट्रीटमेंट कहाँ है, वो जाके कहीं और लिखी हुई है ना, साथ साथ नहीं लिखी हुई। तो आप आराम से 6 घंटे बर्बाद कर दोगे। अगर आप लेक्चर सुन लोगे तो आपको पहले ही पता है कि ये स्टेज है, डायरेक्टली उसके साथ स्टेज वाइज ट्रीटमेंट है, डायरेक्टली उसका फॉलो अप है। लेक्चर सुनने में टोटल आई थिंक 1 घंटे का लेक्चर है। 1 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद जब आप सुन रहे हो तो साथ साथ कुछ माइंड मैप्स आपने बनाने चाहिए, जो मैं कहती हूँ हैंडी नोट्स। आप उनको माइंड मैप्स भी बोल दो अगर इफ यू वांट टू बी मोर स्मार्ट, तो वो लिख लो। पता है, लिखना जो रीडेबल ना भी हो वो जरूरी है। ये तो साइंटिफिक एक प्रूवन सी बात है कि जब हम कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं ना तो हमारी कितनी सेंसेस हैं, रीड भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, विजुलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ हम पढ़ते हैं तो हमारी एक सेंस इस्तेमाल होती है, रीडिंग। और जबकि हमें सुनने में, ऑडियो विजुअल लेक्चर सुनने में हमारी बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हमारी मेमोरी ज्यादा परमानेंट सर्किट्स बना रही है। जो हमारा कॉग्निटिव लोड है वो कम हो रहा है, टाइम बच रहा है, स्मार्ट नहीं पढ़ रहे फिर हम। और लेक्चर सुनने के बाद फिर वी आर क्रिएटिंग ओवर माइंड मैप्स। ठीक है, तो जो पहले 6 घंटे का काम था जो तुमने खुद करना था, अब वो बेसिकली 1 घंटे का काम है, और वो ज्यादा क्वालिटी वर्क है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि एग्जाम टेस्टेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से मैम ने कौन से बताए हैं, या ये चीज मुश्किल है, ये चीज एक्सेप्शनल है, ये स्टेजिंग फलानी स्टेजिंग से मिलती है, ये तुमने नहीं करना। एंड पे तुम लोगों के क्विज हो जाते हैं। ठीक है, अब तो टॉपिक के साथ भी मैं क्विज डालती हूँ और मजीद क्विज भी होते हैं, तो प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो 1 आवर क्वालिटी आवर है, वो अच्छा है। तो ऑलवेज स्टार्ट योर प्रेपरेशन बाय लिसनिंग द लेक्चर्स। और हर इंपॉर्टेंट जीटीजी नाइस और टॉक पे लेक्चर है। ठीक है, ओके। एंड आई हैव डिसाइडेड जो अभी लेटेस्ट 25 के जितने भी टॉक आएंगे, अभी एक और भी रिलीज होना है आर्टिकल तुम्हारे एग्जाम से पहले जुलाई में, वो भी कंपाइल करके एक सिंगल लाइव सेशन ले लूंगी। तो आपके 25 के लेटेस्ट सारे टॉपिक्स भी अपडेट हो जाएंगे इफ दे आर नॉट एडेड इन लेक्चर्स, राइट। अच्छा, थर्ड पे फिर आपने क्या करना है, आपके ओ ग्रुप्स में टॉपिक का ओरिजिनल पीडीएफ आ जाता है। वो ओरिजिनल पीडीएफ एक ओपन ग्रुप से आता है, उसके ऊपर लिखा होता है C1। अगर लाइक मैंने आज ही भेजे हैं, तो जैसे ही C1 पे क्लिक करोगे तो आप उसके ओरिजिनल सोर्स पे पढ़ जाते हो वहां से। तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपने डाउनलोड करना है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपने डाउनलोड करना ही क्यों है? ठीक है, इतनी 3 महीने में अगर सिलेबस करना है तो ये वाली हरकतें मत करो। तो तुमने सिर्फ लेक्चर सुनना है और अपने माइंड मैप्स बनाने हैं या हैंडी पॉइंट्स बनाने हैं, और टेलीग्राम पे जो और मजीद शॉर्ट समरीज में भेज रही हूँ वो फॉर रिवीजन आपने इस्तेमाल करनी है। और आपने इसी टॉपिक का क्विज या डिस्कशन करनी है सेम डे विद डॉक्टर सबा। तो ये टॉपिक तो अच्छा नहीं हो गया? मतलब 1.5 घंटे में या 2 आवर की डेली एक्टिविटी से अगर आप रोज 2 घंटे भी पढ़ते हो तो यू आर गोइंग टू एक्चुअली मेक प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग दिस एग्जाम 100%, बिकॉज यू आर कवरिंग 100% टॉपिक्स। तो कैसा है ये? और मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ आप पास हो जाओगे इस तरह, अगर आप मुझे 100% गारंटी देते हो कि रोज आप 2 घंटे मुझे देते हो। कैसा? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? लेक्चर सुन लिया, माइंड मैप बना लिए, टेलीग्राम पे समरी पढ़ ली, डिस्कशन कर ली, उसके बाद सबसे फाइनल वर्क विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इज स्टोरी टेलिंग। इसी वल्वल कैंसर को जब आपने इतनी दफा ड्रिल कर लिया है, तो आपने अपने आप को एक स्टोरी बतानी है वल्वल कैंसर की, कि लेट्स अज्यूम मेरा नाम हीरा है एंड मैंने लेक्चर सुना है, मैंने हैंडी पॉइंट्स बनाए हैं और मेरे सामने लिखा भी हुआ है, तो मैंने बताना है कि स्टेज 1 में ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट है और हमने वाइड लोकल एक्सीएन करना है। ठीक है, 1B में वाइड लोकल एक्सीएन के साथ हमने सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी भी करनी है। अच्छा, फर्दर एडवांस स्टेजेस में हम जो है रेडिकल बल्वेक्टमीज करेंगे। स्टेज 1 में ये स्ट्रक्चर्स हैं, 2 में ये स्ट्रक्चर्स हैं, 3 में ये स्ट्रक्चर्स हैं, 4 में ये स्ट्रक्चर्स हैं। और मैम ने बोला था कि स्टेज 3 से आता है क्वेश्चन या 1A 1B से आता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और वाइड लोकल एक्सीएन ये एक ट्रिक का एक्सेप्शन है, ये हम स्टेज 1 में भी कर सकते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी अगर हमारे फेवर में जा रही है। और रिकरेंस हो जाएगी तो फिर हमने देखना है ग्रोइन रिकरेंस है, पेल्विक रिकरेंस है, लोकल रिकरेंस है, और सबसे गंदी रिकरेंस जो है ना वो ग्राइन और पेल्विक है। ठीक है, और लोकल वाली अच्छी होती है, इसमें तो हम रिक्सीजन भी कर सकते हैं। ओके, और इसकी जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो अगर पहले सर्जरी हुई है तो रेडियो, अगर रेडियो हुई है तो फिर सर्जरी होती है। ठीक है, ग्रोइन में तो कुछ भी नहीं हो सकता, पैलिएटिव हो जाएगी। अब ये पूरी कहानी बनाने में इतना कुछ सुनने के बाद मुझे 5 मिनट की समरी बनी है और मैंने बोला है, और बोल के आप अपने ही किसी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे डाल दो, अपना एक ग्रुप बना लो, स्टडी ग्रुप, डेली स्टडी ग्रुप। पहले उसमें अपने बंदे को ऐड कर लो, फिर उसको भी रिमूव कर दो, फिर आप ही रहोगे उसके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अब ये जो 5 मिनट का वॉइस नोट है ना, ये आपने आफ्टर 10 डेज दोबारा सुनना है, तो ये आपकी रिवीजन हो गई। एक रिवीजन तो जाके 3 मंथ्स के बाद होगी ना, एक रिवीजन 10 दिन के बाद भी होगी, तो आपके मोर रैपिड जो सर्किट्स जो है ना, मेमोरी सर्किट्स रिवाइज कर रहे हैं चीजें, आप नहीं भूलोगे। ठीक है, माइंड मैप्स भी इजी है यार, जैसे मेरे लेक्चर सुन रहे हो ना, इस तरह के लेक्चर इस तरह से बना लो। वल्वल कैंसर आप वजाइनल भी लिख सकते हो, ओवेरियन लिख सकते हो, ब्रेस्ट कैंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी स्टेज 1 में यहाँ इसकी ट्रीटमेंट लिख, स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट लिख दी, नीचे इसका डब्बा बनाओ। और just एक मिनट, हाँ, ये तो बस एक मैंने फॉर एग्जांपल किया है ना, ये किसी भी कैंसर में पहले यहाँ लिखो स्टेज 1 है, ये सिर्फ इसकी, ये इसकी स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट है, ये इसकी ट्रीटमेंट है, नीचे इसके लिख दो के रिकरेंस का क्या करना है। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। हाउ इज दैट, पूरा का पूरा कैंसर एक माइंड मैप पे आराम से आ गया। एग्जाम से 48 आवर बिफोर ऑन्कोलॉजी रिवाइज करनी होती है, क्योंकि स्टेजेस भूल जाती है, तो आपको रिवाइज करने में 5-5 मिनट के वॉइस नोट सुनने हैं। हर कैंसर 5 टोटल कैंसर हैं, आपका 1 घंटे में पूरी ऑन्कोलॉजी रिवाइज हो जाएगी, और उसके साथ आपने अपने हैंडी नोट्स पढ़ने हैं, जो कि जो वो छोटी छोटी बातें हैं जो आप भूल जाते हो, या आपको ब्रॉडर कवरेज देती हैं पूरे पूरे जो है टॉपिक का। वो अगर आप 5 पेपर पढ़ने हैं, 5 वॉइस नोट पढ़ने हैं, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे में पूरी ऑन्कोलॉजी रिवाइज हो जाएगी आपकी। और जो बाकी लोग हैं वो पूरा दिन बैठे रहेंगे, उनको फिर भी नहीं पता होगा, भूल जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगी, बिकॉज पहले ही नहीं स्मार्ट वर्क किया। ठीक है, तो अब वैसे तो ऑन्कोलॉजी के तुम लोगों को नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पोर्टल पे वो जो लेक्चर आपने सुने हैं उनकी मैंने स्लाइड्स अपलोड कर दी हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट, जैसे तो जैसे आप जाओगे तो आपने देखना है कि वल्वल कैंसर की तरह है ना, लेट्स अज्यूम ये है सर्वाइकल सेगमेंट, ये एंडोमेट्रियम है, ये वल्वल, हाँ ये वल्वल सेक्शन है, ये 208 पे है। ठीक है, चलो हम 208 पे चले जाते हैं। ये आपको बने बनाए नोट्स मिल गए, आपको क्या जरूरत है सारा कुछ लिखने की, ना लिखो ना, सिर्फ एक मैप बनाने को बोला है, या वॉइस नोट बना दो, वो भी नहीं बना सकते। तो जब आपने रिवाइज करना है 3 मंथ्स के बाद प्रॉपर, तो फिर आप ये आपने एक दफा सुना होगा, एक दफा वॉइस नोट बना, एक माइंड मैप बनाया होगा, ये चीज तो आपको आती है अच्छे से। ठीक है, तो हाँ, तो बस फिर जल्दी से आपने अपनी पोर्टल खोलना है और जल्दी से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, वल्वल कैंसर है, ठीक है, इसके लिए 2 सोर्सेज हैं, BGCS और पिगो, और ये मेरे टास्क हैं। ठीक है, और ये तो मुझे पहले ही पता है, वल्वल कैंसर रिस्क फैक्टर्स थोड़े से रिवाइज करने चाहिए, यस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर ये फिगर्स हैं, राइट, ये टाइप्स हैं, ओके, ये बायोप्सी की इंडिकेशंस हो गई, ये रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, रे रिवाइज हो रहा है ना, ये एक दफा पढ़ा हुआ जल्दी जल्दी अपनी जो है ना करते रहो ना क्लिक।
ओके, रेयर बल्बल कैंसर्स कौन से हैं, ये एक स्लाइड आ गई। ओके, फिर मेलानोमा आ गया, ठीक है, जबरदस्त। अब बार्थोलिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, द लव बार्थोलिन, यू नो दिस। अच्छा, फिर ये इतना अच्छा फ्लो शीट आ गया। फिर प्री बायोप्सी वर्कअप आ गया, राइट, जबरदस्त। ओके, ये लिम्फ नोड्स आ गए, ये आते हैं आपके। टफ स्टेजिंग आ गई, ये सारी स्टेजिंग एकदम से रिवाइज कर ली। जब भी स्टेज रिवाइज करें ना रिवीजन में, पांचों की पांचों इकट्ठी करें, क्योंकि भूल जाता है। ब्लैडर कब, सब में ब्लैडर तो नहीं स्टेज 4 में, ओवेरियन कैंसर में स्टेज 2 में या ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, तो इस तरह फिर आपको कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। अच्छा, फिर ये देखो, अभी आ गई स्टेज 1 और स्टेज 1A और 1B। ये जो लियन है ये इक्वल एंड लेस देन 1 mm है, ठीक है, और डायमेंशन भी इसकी 2 है, और 1B में इन्वेजन मोर देन 1 है, और यहीं से पेपर आता है। एग्जैक्टली यहाँ से वो पूछते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, आप कहते हैं 2 सेंटीमीटर तो 1B है। नो 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 नो, इट शुड बी मोर देन 2 सेंटीमीटर फॉर 1B। स्टेज गलत हो गई, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट भी गलत हो चुकी है, ठीक है। तो फौरन आपने कहा नहीं नहीं मैम ने कहा था ये ना, तो ये ऐसा नहीं करना, तो ये स्टेज बाय स्टेटमेंट आ गई। तो यार कितना क्यों टाइम लगेगा बल्बल कैंसर को रिवाइज करने में? इतने मजे मजे के मैंने तुम लोगों के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं, पिक्चर्स डाली हुई हैं, प्रोग्नोसिस का अलग से। तो जब रिवाइज करोगे तो ये सारी नोट्स तो आपके पास ही हैं, राइट, नोट्स तो आपके पास ही हैं। तो आपको लिखने की, आपने सिर्फ एक माइंड मैप बनाना है स्टेज और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट का, एक बार या रिकरेंस का बना लें। अब ये देखो, ये वल्वल रिकरेंस है, ये आती होती है ना, हाँ, ये इसका एक ये कार्ड बना लो, दूसरा कार्ड ये बना लो, वल्वल रिकरेंस कैसे मैनेज करनी है, ग्रोइंग कैसे करनी है, पेल्विक कैसे करनी है, आता है इसमें से एक क्वेश्चन, और ज्यादा ही आ रहे हैं आजकल। तो वल्वल कैंसर एक जमाने में, मेरे जमाने में मुझे 2 दिन याद लगते थे पढ़ने में और रिवाइज करने में, और तुम्हारे जमाने में 1 घंटे में याद, पहली दफा सुन लिया, 5 मिनट में माइंड मैप बन गया, 5 मिनट में वॉइस नोट बन गया। माइंड मैप और वॉइस नोट रिवीजन में काम आएगा। और सेकंड रिवीजन में अगर आपने डिटेल पढ़ना है तो सिर्फ स्लाइड्स पढ़नी है, दोबारा लेक्चर मत सुनना। तो हाउ इज दैट? अब आया द कोर्स, एवरीथिंग इज एक्चुअली रेडीमेड, बिल्कुल स्पून फीडिंग है। डेली 1-2 घंटे दे दो, और जब रिवाइज करना हो, अब सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो वी आर प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल, वही आपकी पेज मेमोरी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि आपने लेक्चर भी उन्हीं स्लाइड से सुना है, आपका स्टडी मटेरियल भी वही स्लाइड्स हैं। लेकिन ये स्लाइड भी ज्यादा हैं। जब आपका वो स्टार्ट होता है ना रैपिड रिवीजन 10 दिन का, 12 दिन का, उसमें फिर ये 20-20 स्लाइड नहीं पढ़ी जाती, उसमें तुमने O5 ओपन करना है, उसमें तुमने वो जो रिकैप समरीज में भेज रही हूँ आजकल, वो तब रिवाइज करनी है, क्योंकि वो तो 1 मिनट में पढ़ी जाएगी आराम से, हर सैलिएंट चीज उस रिकैप समरी में है। अब आप पूछ रहे थे कि वो टेलीग्राम की समरीज कब पढ़नी है, वो टेलीग्राम की समरीज तब पढ़नी है। और अभी इसलिए भेज रही हूँ कि बहुत सारे लोग लेक्चर नहीं सुनते, तो टेलीग्राम में डिस्कशन करने जोगे हो जाए, इतना तो पढ़ लें समरी से, ठीक है। तो जब आपके एग्जाम से एग्जैक्टली 2 वीक्स बिफोर होंगे, तब आप ना लेक्चर सुनने को दिल चाहेगा, ना टाइम होगा, ना ही स्टडी ये जो थ्योरी की ई बुक है ये खोलने का टाइम होगा। तब आपने इंपॉर्टेंट टेबल्स देखने हैं, वो ऑलरेडी आपके टेलीग्राम ग्रुप में है, ठीक है। आपको हर पीडीएफ ओपन करके वो टेबल ढूंढने की जरूरत नहीं है, और आपने वो बहुत शॉर्ट रिकैप समरीज पढ़नी है। इसके साथ आपके वॉइस नोट भी होंगे, माइंड मैप्स भी होंगे। हाँ, आप क्या पूछ रहे हो? व्हाट अबाउट क्रैश कोर्स देन? इट आल्सो कंटेन्स द समरी। प्रीमियम अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया ना, तो वो बच्चा बाय ओन पास हो सकता है, खुद से पेपर देके। जो सिर्फ क्रैश कोर्स वाले हैं ना, वो फेल हो जाते हैं, ये मुझे पता है। और वो जितने भी क्रैश कोर्स वाले सिर्फ थे, अगर वो फेल हुए हैं, उन्होंने अब दोबारा थ्योरी कोर्स लिया है, बिकॉज दे नो कि कितना इंपॉर्टेंट है अच्छा कॉन्सेप्ट। तो आपके प्रीमियम थ्योरी कोर्स में ये MRCT 2 की प्रैक्टिस बुक्स हैं, और प्रॉपर सिलेबस कंपाइलेशन है। क्रैश कोर्स में सिर्फ 5 पेपर्स हैं, सिर्फ 5 पेपर्स, और वो तभी समझ आते हैं जब थ्योरी अच्छी होती है। और वो होता भी आखिर के 2 महीनों में है, तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है दोबारा थ्योरी करें, तो हम रिवीजन कर रहे होते हैं इधर, या फिर इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे होते हैं।
तो आपको फिर इस हाउ टू स्टडी स्मार्ट या हाउ टू फॉलो द कोर्स ये समझ आ गया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, सो क्या होता है उसमें? आई ऑल्सो कंटेन दिस समरी। ओके, चलो अब समझ आ गया तुम्हें? नंबर 3, पता नहीं क्या नाम लिखा है, राबिया? राबिया नंबर 3 लिखा हुआ है। अभी तक कोई क्वेरी? ओके, चले तो यस, आगे आ गए हम। अच्छा यार, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है अब, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि मैडम अच्छा पढ़ाता है, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, मेरी टीम अच्छा पढ़ाती है और अच्छे सब भी पढ़ाते हैं। लेकिन आपका दिमाग एक है, आप आपके लिए बड़ा ये जो है ना डिस्ट्रैक्शन बड़ी जो है वो फ़ज़ूल है। तो आप ये रैंडम फ्री चीज़ें तो वैसे ही फ्री होती हैं, रैंडम चीज़ें जो है ना ना करें। रैंडम टेलीग्राम, फ़ेसबुक ग्रुप्स मत करें, तो वो अच्छे ही क्यों ना हो। व्हेन यू हैव पेड द मनी, फॉलो वन थिंग जो कि एक्सक्लूसिव है, प्रीमियम है, आपका टाइम बच जाएगा, वरना डिट्रैक्ट हो जाते हो। अच्छा, बाकी यार 10-15 के कट ऑफ के बाद ना वो जो मैंने वॉइस नोट तुम लोगों का है ना अपने स्टडी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में भेजने हैं, अपने अपने आप को स्टोरी सुना के, वो ज़रूर सुना करो, ठीक है? देखो हर चीज़ की एक अहमियत है, लेक्चर सुनने की अपनी अहमियत है, फिर इन्हीं लेक्चर की स्लाइड्स पढ़नी है फर्स्ट रीड के बाद, राइट? और ड्यूरिंग फर्स्ट रीड जो आपने रिवीजन करनी है वो अपने वॉइस नोट्स की समरी से करनी है, और जो एग्ज़ाम से पहले रैपिड रिवीजन होगी वो टेलीग्राम की समरी से करनी है। और हर एक की लेंथ अकॉर्डिंगली मैंने प्लान की है। अभी टाइम ज़्यादा है तो बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं, ठीक है? और जब रैपिड में जाएँगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएँगी, लेकिन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो हर जगह ही आपको मिलेंगी, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें विल बी द पार्ट ऑफ एवरी टाइप ऑफ समरी। मैम नेक्स्ट जो पढ़ना है उसका सब कुछ रात के 12 बजे। चलो ये तो मैं करती हूँ, तुम लोगों की काफ़ी कंप्लेंट है कि जो टॉपिक कल पढ़ना है वो एक दिन पहले अपलोड हो जाए और एक दिन पहले उसकी चीज़ें आ जाएँ, ये तो वैलिड है। हाँ, आई विल एग्री। बाकी बाकी देखो, दिस इज़ योर बैटल विद यू, ठीक है? और अपना बेस्ट वर्ज़न आपने खुद क्रिएट करना है, राइट? तो किसी को कंपेयर, किसी से अपनी ज़िंदगी, अपनी सिचुएशन, अपना स्टैमिना, अपना आईक्यू कंपेयर ना करो। जिस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, डू इट। मैं पता है कैसे पढ़ती हूँ? हाँ, मैं तुम लोगों के पढ़ाने के लिए मैं कैसे पढ़ती हूँ? मैं अब आई एम टेलिंग यू, जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर की जीटीटी 2 दिन पहले है, मैंने अभी वो पढ़ी है पहले। तो मैंने पीडीएफ में डाला। मैंने कहा 2016 वाली तो पहले ही पढ़ी हुई है, तो अब ये वाली पूरी कैसे पढूँ? तो मैंने ना पीडीएफ में डाला रिकमेंडेशंस 2025, मतलब 2025 की। तो उसमें सिर्फ़ 2025 में की जो रिकमेंडेशंस थी वो उस पीडीएफ में कीवर्ड्स के साथ ओपन होने लग गई। तो फिर मुझे समझ आ गई कि ये चीज़ें पहले तो मुझे पता थी कौन-सी हैं, अब जो चेंज हुई हैं वो फटाफट समझ आ गईं, और फिर मैंने तुम लोगों के लिए फटाफट समरी बना दी कि ये 25 की न्यू रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है? और अपने लेक्चर में भी मैंने सिर्फ़ वो न्यू रिकमेंडेशंस अपडेट की, बिकॉज़ उससे पहले वाला तो लेक्चर मुझे मेरे पास पहले ही रेडी था, ठीक है? तो थोड़ा-सा कीवर्ड्स के साथ अब तुम लोगों ने कोई चीज़ें प्रिंट ना कराया करो, इतना तो स्टडी मटेरियल है, प्रिंटर ही तुम लोगों का जो है ना वो बैठ जाएगा। तो स्क्रीन से ही पढ़ लो। स्क्रीन से आप छोटे हैक्स लगा सकते हो, लाइक कीवर्ड्स से चीज़ें सर्च कर सकते हो, न्यू चीज़ें जल्दी पढ़ सकते हो। और इसके अलावा व्हाट आई विल से कि अम, अच्छा चलो एक दफ़ा, अब मैं जैसे पढ़ती हूँ, तुम लोग नहीं इसको फ़ॉलो कर पाओगे। इफ यू आर इन कोर्स तो तुमने तो मुझे ही फॉलो करना है, ठीक है? इट्स ओके फाइन, लेकिन ये चूंकि एक रैंडम सा सेशन है, मे बी कुछ लोग कोर्स का पार्ट ना भी हों, तो ये उनके लिए है कि हाउ दे कैन रीड। सबसे पहले पूरी पीडीएफ का ना या पूरे टॉपिक का ना ओवरव्यू कर लें कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। लाइक अगर मैं वल्बल कैंसर की ही बात करूं तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन है, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे ये रिस्क कम होता है, ठीक है? कौन से एग्रेसिव फैक्टर्स हैं, आप इस तरह से उसको पढ़ो, इस तरह से नोट्स स्क्रीन करो। फिर आप देखो कि स्टेज कैसे है, पहले स्टेज ऐसे ना पढ़ो कि स्टेज 1 क्या है, फिर 2 पढ़ो, फिर 3, नो, नो, नो। टुगेदर स्टेज 1, 2, 3, 4 लिखो और फिर आप लिखो कि 1 में कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, 2 में कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, 3 में कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, 4 में कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है। ये ब्रॉडर व्यू बन जाएगा, फिर उसमें फर्दर डिटेल्स ऐड कर लो।
ठीक है? फिर आपको रिकरेंस नज़र आएगी, फ़ॉलो-अप्स नज़र आएँगे। तो आपने फिर इस तरह से पढ़ना है। तो नेक्स्ट इज़ दैट रीसेट एग्ज़ाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत जो है वैसे मुझे तो लगता है दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरे कोर्स से बच्चा रीसेट है तो क्यों है ना। एक तो मैं उनके सपोर्ट ग्रुप्स बनाती हूँ ताकि वो अकेला बुरा ना फ़ील करें। जैसे अभी आईआईएम का रिज़ल्ट आया है, सब तो नहीं पास हुए, कुछ लोग रह भी गए। तो जो रह गए हैं दे आर माई मोर प्रायोरिटी। फिर उन्हीं के साथ अब मैं डिस्कशन कर रही थी कि अगर तुम लोगों का स्कोर 70% से ज़्यादा है तो इट्स मीन यू आर गुड इन योर थ्योरी, और अल्हम्दुलिल्लाह सभी का 70% से ज़्यादा है जो रहे भी हैं, 72, 73, 74.5 भी है इवन। तो उनको फिर मैंने बोला कि आप उसमें से भी दो तरह के लोग हैं, एक फर्स्ट टाइम फेल हुए हैं और दो तीन ऐसे हैं जो दो या तीसरी दफ़ा फेल हुए हैं और मार्क्स भी 70 से ऊपर हैं। तो फॉर रीसेट कैंडिडेट्स आई एम गोइंग टू एडवाइस, इफ योर स्कोर इज मोर देन 70 इट्स मीन जो एक अच्छी थ्योरी होती है वो आपकी है रीजनेबल। यू बेसिकली हैव टू वर्क ऑन योर क्वेश्चन अप्रोच। अच्छा, एक क्वेश्चन अप्रोच है मुझे अभी अभी, वैसे है तो ये एमआरसीपीए का क्वेश्चन और ना एमआरसीपीए का ही पेपर है अभी 5 सितंबर को, और उनके भी कोर्सेज चल रहे हैं। तो अब तुमसे रेलेवेंट है ये, अब इतना फजूल क्वेश्चन है ये कि पेशेंट की ना 48 ईयर, अब ये क्वेश्चन अप्रोच की बात कर रही हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगी और तुम भी बताना तुम कैसे करोगे। 48 ईयर ओल्ड पेशेंट है और उसको ना वेजो मोटर सिम्टम्स हैं और उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस हो गई है और वो है 8 mm, और उसको इर्रेगुलर हैवी विजाइनल ब्लीडिंग है। अच्छा, ऑप्शन में क्या था? हिस्टेक्टमी कर दो, दूसरी ऑप्शन थी एब्लेशन कर दो, तीसरी ऑप्शन थी टिबोलोन दे दो, वैसे ये भी फजूल है, चौथी ऑप्शन थी मायोमेक्टमी कर दो। पांचवी मुझे याद नहीं आ रही, ऐसे वो भी फजूल ही थी। अब किस लॉजिक पर ये क्वेश्चन अप्रोच करोगे वैसे ये अभी, चूंकि अभी भी मैं देख रही थी ये क्वेश्चन, अब मुझे समझ नहीं आया था मैं कैसे अप्रोच करूं। तो आई विल टेल यू हाउ आई आई हैव टू अप्रोच। ये क्वेश्चन एक बुरा क्वेश्चन है, लाइक इसमें बज़वर्ड जो है ना बहुत रैंडम से हैं, लेकिन फिर भी हर बीमारी का इलाज है, हर क्वेश्चन का इलाज है। तो क्या करोगे वैसे? रिपीटर्स बताएं क्योंकि उन्होंने एचआरटी पढ़ा हुआ है, उन्होंने एचएमबी भी पढ़ा हुआ है। तुक्का ही मार लो सोनिया, नगीन, सिदरा, जिरवा, बहुत तेरा नाम है, तुक्का तो मार लो। चलो अपनी की लिख दो बस। आई वांट टू सी चेक लोग कैसे इसको अप्रोच करते हैं, और जरूरी नहीं कि मैंने जैसे अप्रोच किया ये विल बी द 100% राइट। एंड पे एक टिप दूंगी, वो याद रखना। हिस्टेक्टमी सोनिया ने, ठीक है हिस्टेक्टमी सोनिया, यू ट्राइड एट लीस्ट, ओके ओके। डेफिनेटिव आपने, वैसे आपने ये अज्यूम्ड कि डेफिनेटिव करनी चाहिए, लेकिन हिस्टेक्टमी मेक सेंस, मैंने भी पहले यही सोचा था। और एक कोई और लिख दे, कोई भी अपनी की। चलो अच्छा, हमने ना की ऐसी ढूंढनी है जो कि अदर ऑप्शंस आई है, मैंने बोलूँ जस्टिफाई, मैडम जस्टिफाई तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये क्वेश्चन सही नहीं है, बट अप्रोच अगर सही बन जाए तो सम हाउ यू कैन लीड टुवर्ड्स एनी। ओके अच्छा, तो थिंग इज दैट के 48 एज पे एंडोमेट्रियल थिकनेस 8 बुरी बात है अच्छी बात है? बुरी बात है अच्छी बात है? अच्छी बात है, इतनी होती है। नो नो नो, रिप्रोडक्टिव एज में एंडोमेट्रियल थिकनेस अप टू 14-16 mm तक हम ले सकते हैं रैंडम, अगर हम बात कर रहे हैं, या प्रोलिफरेटिव फेज में ये अप टू 12 या 14 तक हो सकती है।
क्योंकि 48 पे ये मेंस्ट्रुएट कर रही है, इसका तो सेक्रेटरी फेस भी चल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी चल रहे हैं, तो उन्होंने तो थिकनेस ज़्यादा करनी है, तो नॉर्मल थिकनेस है, तो ये तो बस नहीं है, इसको आउट कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इर्रेगुलर साइकिल 48 पे कैसा है? शी इज अप्रोचिंग मीनोपास। 48 पे साइकिल रेगुलर मिलता है कभी आपको? हाँ, इर्रेगुलर साइकिल भी हमारे लिए डिस्ट्रैक्टर है। दिस इज क्वाइट फिजियोलॉजिकल एट 48। अब आ जाए हैवी जनरल ब्लीडिंग पे और वैसोमोटर सिम्टम्स पे। अच्छा अब इस पे हैवी जनरल ब्लीडिंग पे तो हिस्टेक्टमी कर दो। मायोमेक्टमी की सेंस बनती है, जब फाइब्राइड नहीं दिया तो ये भी आउट हो गया। 48 पे HMB में इंडिकेशन है एंडोमेट्रियल बायोप्सी की, HMB पे, और बायोप्सी से पहले अब्लेशन तो खुदकुशी है, क्योंकि इट कैन बी कैंसर या ATP कभी नहीं करते हम, ये भी नहीं आउट हो गया। नाउ वी लेफ्ट विद हिस्टेक्टमी एंड टिबोलोन, राइट? पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? वैसोमोटर सिम्टम। जब आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देते हैं, जो चीफ कंप्लेंट होती है वो पहले लिखते हो आप। दिस इज द रूल ऑफ राइटिंग द कंप्लेंट्स, इजंट इट? और दूसरी बात ये कि HMB पे हम डायरेक्ट हिस्टेक्टमी नहीं करते, बिकॉज इससे पहले हमने बायोप्सी करनी है, इट्स टू इन्वेसिव, और टिबुलन इज नॉट इन्वेसिव एट ऑल, तो वी कैन इजीली एक्सक्लूड हिस्टेक्टमी एज वेल। हम इग्नोर नहीं करते, अगर हम HMB इग्नोर कर दें, मेरी बात सुनो, लेकिन तुम ठीक हो, फॉर यू हैवी ब्लीडिंग 48 पे एक बुरी बात है, और ये 40 के बाद कैंसर भी अलार्मिंग है। आई एम विद यू। अगर मैं वैसोमोटर सिम्टम उठा के लिख दूं ना HMB के बाद, तो मैंने हिस्टेक्टमी करनी है। और अगर किसी के वैसोमोटर सिम्टम्स हैं, हिस्टेक्टमी करें ना करें, टिबुलोन तो देनी देनी उसको। तो अब मेरी अप्रोच ये होगी, इफ आई विल फेस सच अ हॉरिबल क्वेश्चन इन एग्जाम, तो मैं पहले देखूंगी कि फर्स्ट कंप्लेंट क्या है, दिस इज वैसोमोटर सिम्टम्स, और ये नॉन इन्वेसिव है, ठीक है। HMB के लिए मैं हिस्टेक्टमी नहीं करूंगी, मैं इसकी बायोप्सी करूंगी, मे बी मुझे हिस्टेक्टमी के साथ BSO भी करनी पड़ जाए, या मे बी कैंसर निकले और मुझे स्टेजिंग लिप्टोटमी करनी पड़े और रेडिकल हिस्टेक्टमीज में जाना पड़े, तो दिस इज टू इन्वेसिव राइट नाउ, दिस इज नॉट सेंसिबल क्लिनिकली एट ऑल। तो वैसोमोटर में पहले पहले लिखा है, दिस इज हर चीफ कंप्लेंट फॉर मी, और इसके लिए टिबुलोन देने से कैंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई एम स्टिल सेफ एंड आई एम सेफ क्लिनिशियन, तो दिस इज माय अप्रोच, राइट? अच्छा, तो हम बात करें रीसीट कैंडिडेट्स की। अब इस क्वेश्चन में तो वैसे आगे कुआं पीछे खाई है, लेकिन फिर भी हमने एक सेंसिबल वे आउट कर लिया है, तो कोई भी कितने भी बुरे हालात हों, देयर इज ऑलवेज सम सोल्यूशन। अच्छा, तो हम थे कि जिनके स्कोर 70 से ज़्यादा हैं और एक जगह पे स्टक हो गए हैं, हमेशा 69 है, 70 है, या 71 है, तो ट्रस्ट मी, यू आर एक्चुअली हैविंग सम फिक्स्ड आइडियाज। आपके कुछ फिक्स्ड आइडियाज हैं, आपको लगता है कि 0 पे मिड कैविटी नहीं लगता, इट शुड बी सेक्शन। आपको लगता है कि अगर +2 का कैपेट है और मिड कैविटी है, तो इट शुड बी सेक्शन। और ये वो गलतियां हैं जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, और आप बार बार सेम स्कोर रिपीट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम अगेन एंड अगेन। तो इफ यू आर रिपीटिंग द स्कोर अगेन, इट्स मीन आपने कोई फिक्स्ड फैंसी आइडियाज पाल लिए हैं, वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, उनको आपने निकालना है। और ये जो फैंसी फिक्स्ड आइडियाज हैं, वो लेबर में मैंने ज्यादा देखे हैं, अपने स्टूडेंट्स में, बाकी का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो फॉर दो स्टूडेंट्स सेम स्कोर रिपीट कर रहे हो, जिस पेपर में तुम फेल हुए हो ना, वही पेपर तुम लोगों को पास कराएगा, उसी पेपर को रिक्रिएट करो, उसी पेपर को लॉजिकली द वे आई टोल्ड यू अटेम्प्ट करो, उसी कीज को रिफाइन करो, तंगी पेश आती है मुझसे डिस्कस करो, आई विल गिव यू माई वे, और यही पेपर आपको बताएगा अबाउट योर फिक्स्ड आइडियाज। आपको पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है इफ यू स्कोर 70% प्लस, आपको सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज,
ठीक है? और जिनके 70 से कम है तो वो शराफत से थ्योरी पे ही आ जाएँ दोबारा, ठीक है? क्योंकि आगे आप फिर भी पास हो भी गए तो आगे उसकी नहीं जान छोड़ेगी। शुड बी वेरी गुड इन योर उसकी, ठीक है? तो दिस इज़ समथिंग फॉर रिपीट रिसीट स्टूडेंट्स और क्योंकि ये एक गाइड सेशन है, स्टिल इफ दो स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली सर्चिंग सम गुड मेंटर और कोर्स, तो यू कैन ट्राई अस और जॉइन अस, ठीक है? तो नाउ आई एम ओपन फॉर योर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर कोई मिस हो गया तो आप मुझे बताएं, आई विल हैप्पीली आंसर। आयशा, नगीन, सोनिया, सुंदर, मैंने बोला था ना मुझे बस स्लाइड्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं सारे आंसर्स दे दूंगी। तो आई थिंक कोई मैम क्वेश्चन। मैम मतलब इन शॉर्ट ये कि जस्ट O5 से स्टार्ट लें और हम यूं हाँ सोचे कि बस ये हमारा पहला दिन है, ना आगे देखें ना पीछे, O5 का डेली का काम करते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल RCOG बुक्स, MCQs बुक्स, ये सब चीजें छोड़ दें नवंबर तक, इसी को बिल्कुल छोड़ फॉलो दो, करें, वो कोड को सारी फॉलो चीजें करो, बस फिर कवर हो जाएंगी बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी ठीक है। आप अभी जो तुम लोगों के जो प्रैक्टिस बुक्स हैं MRCG2 की, उनका सेपरेट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी सूनर, तो नो ठीक है वरीज। मैडम, तो बस इसी को फॉलो करते जाएं। और जो नहीं आप टेलीग्राम में समरीज भेजती हैं और जो हमें बहुत ज्यादा लगती हैं, वो एक्चुअली अभी की हैं भी नहीं, वो बात की हैं। जब ये हाँ वो कवर हो जाए नवंबर हाँ के लिए, फिर उसके बाद। एग्जैक्टली बिल्कुल। देखो, ठीक है मैम। हाँ जब आपने लास्ट 2 वीक्स में रिवाइज करना है और आपको पता है कि आपके पास एक दिन है ऑन्कोलॉजी रिवाइज करने का, तो आपने O5 खोलना है और आपको जरूरत ठीक है नहीं मैम। है इतने सारे PDF खोलने की। उसमें हर इंपॉर्टेंट टेबल है, हर इंपॉर्टेंट समरी है। यू जस्ट, और पता है टेलीग्राम कितना हैंडी है, वेबसाइट लॉगिन करना ओपन करना इतना मुश्किल है, मोबाइल तो हर वक्त आपके पास है, लेटे लेटे भी आप पूरी ऑन्कोलॉजी रिवाइज कर लोगे उस दिन। ठीक है। और मैडम फिर उसमें जो आप टॉग और ये भेजती हैं बीच में PDF, वो मतलब आपने हमारी आसानी के लिए भेजे होते हैं कि अगर कोई उसको ओवरव्यू दोबारा से देखना चाहे, अदरवाइज उसको भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस क्विकली नहीं, समरीज को रीड कर लें। बिल्कुल। अभी अभी हम क्रैश कोर्स एंड हुआ है, उसमें ये होता है कि मेरी की कुछ और होती है और कैंडिडेट्स की कुछ और होती है, तो फिर उनको PDF ढूंढना होता है। ठीक है मैम। फिर वो फटाफट जाते हैं वो फोरम में कि मैडम ये देखें, ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का PDF है और ये इसकी हाईलाइट है, उनको ढूंढना नहीं पड़ता, दे ऑलरेडी नो कि इस यहाँ मिलेगा हमें। और फिर मैं भी ठीक, ठीक है मैम। मेरी गलती है, मैं ठीक हो जाती हूँ, वो वरना वो ठीक है, वो ठीक हो जाते हैं। एटलीस्ट हमें रेफरेंसेस की तंगी नहीं होती। तो ये जो ओ ओके ग्रुप्स है, मैम। हाँ ये आपके लिए क्रैश में और रैपिड में ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अभी के लिए तुम वेबसाइट की कंटेंट पे रहो या जो टेलीग्राम पे डिस्कशन होती है टॉपिक की उस पे रहो। ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम मुझे ये बताइएगा कि इसमें लेक्चर्स के अलावा जो टॉक आर्टिकल्स आप शेयर कर रहे हैं, उनको हमने सेपरेटली खुद से पढ़ना है या वो लेक्चर्स के अंदर ही कवर हो रहे हैं आपके थ्योरी ग्रुप के अंदर? जैसे कल वलवल का भी आपने शेयर किए थे। एक मैंने ये पूछना था, और सेकेंडली दूसरा ये कि जो हमने MRCG बुक्स का आगे आप कह रहे हैं कि वो हम स्टार्ट करेंगे सूनर, तो उसमें मतलब मॉड्यूल वाइज होगा कि जैसे ऑन्कोलॉजी है मॉड्यूल तो वाइज, तमाम बुक्स में से मॉड्यूल ऑन्कोलॉजी? वाइज, बिल्कुल ऑन्कोलॉजी ठीक है। मॉड्यूल वाइज होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने प्रैक्टिस बुक्स खुद नहीं पढ़नी। अगर आप चाहें तो PDF भी खुद ना पढ़ें, आप बस लेक्चर सुन रहे हो, वो तो इतना ज़बरदस्त है, हर चीज़ उसमें है, वो शॉर्ट थोड़ी है, वो कम्प्रीहेंसिव है ऑलरेडी। यस मैम, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। और मैडम ये जो आप एंड पे क्वेश्चंस जो शेयर करती हैं, वो आप वो किसी बुक से हैं या वो मतलब पास्ट स्कूल में से हैं जो थ्योरी में ही शेयर किए जाते हैं? उसमें कुछ बुक से हैं और कुछ पास पेपर से हैं और कुछ मुझे लगता है कि तुम लोगों के को इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना चाहिए ज़रूर, बस ठीक है मैडम। मतलब टॉपिक की ग्रिप के लिए। ओके मैडम। ओके ज़िरवा, काइंडली टेल मी इफ वी जस्ट फॉलो योर लेक्चर विद समरीज। यार अगर तुम ये कह रहे हो ना जस्ट फॉलो माय लेक्चर, तो मैं कहती हूँ तुम पास हो। मतलब जस्ट फॉलो लेक्चर में हर चीज़ ही है। आई हैव नॉट स्किप एनीथिंग। तुम वो लेक्चर भी नहीं सुनते, मसला तो ये है। तो ये मैं तुम लोगों को 100% गारंटी दे रही हूँ कि अगर किसी टॉपिक पे तुम्हें ग्रिप चाहिए तो माय लेक्चर इज एनफ। उसके बाद तुम खुद से भी ट्राई करके देखो। जैसे अभी मैं फिर बलबल पे आ गई क्योंकि अकल ही पड़ा है। तुम खुद से बलबल के आंसर तो जरा पढ़ के देखो और फिर लेक्चर सुनो।
करो ये ट्राई। फिर कहोगी कि मैडम लेक्चर में तो ज़्यादा ही है और ज़्यादा अच्छा भी है और इससे तो समझ भी आ रहा है और क्वेश्चन भी अप्रोच हो रहे हैं, पढ़ के तो ना हुआ। तो इफ फॉर सैटिस्फैक्शन मैं एक बात कह रही हूँ कि आप कोप अप नहीं कर पाते टेलीग्राम से, आप कोप अप नहीं कर पाते ई-बुक्स पढ़ने से और आप ने सिर्फ़ जस्ट मेरे लेक्चर्स सुन लिए हैं और आपको समझ आ गए हैं, यू आर वेरी सेफ डॉक्टर एंड यू आर वेरी सेफ टू पास दिस एग्ज़ाम एंड इट्स इनफ टू पास एफसीपीएस एग्ज़ाम, इंक्लूडिंग एनी एग्ज़ाम लाइक एफसीपीएस में आईएमएम भी आ गया और एमसीक्यूज़ में आ गया। ठीक है? एफसीपीएस एंड एमएस सेम ही है, तो कुछ स्टूडेंट्स एमएस के लिए हैं। तो जस्ट लेक्चर आर एक्चुअली 100%। उन्हीं की चीजें ही रेपिटेशन है टेलीग्राम पे डिस्कशन पे, वो रेपिटेशन है। आप इसको क्रॉस चेक कर लो किसी सिंगल टॉपिक के साथ, तो फिर आप खुद ही जज हो अपने। हाँ, तो टाइम टू से गुड बाय या कोई क्वेरीज अभी भी हैं? चलो ठीक है बच्चों, टेक केयर, हाफिज।